हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल है? कितनी सारी सेवाएं सरकार संचालित करके जनता को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। गर्मी के दिनों में या अकस्मात शॉर्ट सर्किट आदि होने से लगने वाली आग, हमारे राज्य के अग्निशमन कर्मी ही आग से जूझकर बुझाकर हम सबकी रक्षा करते हैं। ऐसे जुझारू योद्धाओं के लिए एक सलूट तो बनता ही है। सामना न्यूज़ 24 फायर ब्रिगेड के जाबाज जवानों को सलूट करती है। चाहे तो आप भी फायर ब्रिगेड के जवानों को सलूट कर लें। सो फ्रेंड्स, आज तारीख है 13 जुलाई, दिन है बृहस्पतिवार। आज हिंदी तिथि है एकादशी, कृष्ण पक्ष का नक्षत्र है। चंद्र राशि में दोस्तों बहुत से लोगों को कब्ज रहती है। कब्ज कई बीमारियों की जननी है। इससे बचने के लिए गर्म दूध के साथ इसबगोल 1 चम्मच सोते समय अवश्य लें। शुरू करते हैं आज के समाचार। आज देश दुनिया की खबरें शुरू करते हैं। आज जिनका जन्मदिन है, जिनके मैरिज एनिवर्सरी, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उनका अगला साल बहुत शुभकारी। और उसी के साथ में आपको अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसको सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। आप चाहे लाइक और शेयर भी कर दें। फ्रांस यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर 13-14 जुलाई को पेरिस में रहेंगे। वे 14 को बस्तिल दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। वह मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। मैक्रों पीएम के सम्मान में राजकीय भोज के साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। भारत फ्रांस के बीच गहरे रणनीतिक संबंध होने के बाद भी दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ता बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। 2010 से 2021 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय कारोबार में करीब $4 अरब की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर दोनों देश रणनीतिक हित साझा करते हैं। इस लिहाज से दोनों देशों का जोर अब कारोबारी रिश्तों को बढ़ाने पर होगा। श्रीहरिकोटा से कल चंद्रयान 3 शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे प्रस्तावित प्रक्षेपण के साथ भारत चंद्रमा की ओर तीसरी बार कदम बढ़ाएगा। इस मिशन के तहत लैंडर विक्रम को चंद्रमा के सतह पर 23-24 अगस्त को उतारा जा सकता है। इसमें मिली सफलता भारत को विश्व के चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति का रुतबा देगी। अब तक केवल अमेरिकी, रूस और चीन ही चंद्रमा पर अपने यान का सॉफ्ट लैंडिंग कर सके हैं। कल मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के ध्येय वाक्य सबका साथ सबका विकास के संदर्भ में कहा, भारतीय समाज के समावेशी विकास के प्रति प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण सराहनीय है। अल ईसा ने बुधवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा, आतंक, कट्टरपंथ व हिंसा के खिलाफ वर्ल्ड मुस्लिम लीग के नजरिए को भारत सराहना करता है। उन्होंने कहा, भारत सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को अधिक महत्व देता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरह जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। झारखंड के धनबाद जिले के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संपर्क प्रमुख शंकर प्रसाद 55 की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र के डूमा गाँव की है। उनका गोलियों से छलनी शव को बुधवार सुबह उनके घर से लगभग 500 मीटर दूर डूमा कब्रिस्तान के पास बरामद किया गया। झारखंड के धनबाद में बिंदी लगाकर स्कूल पहुंचने पर शिक्षिका ने 10वीं की छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया। घर पहुंचकर छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें शिक्षिका का उत्पीड़न का आरोप लगाया है। घर वालों के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस ने प्रिंसिपल और शिक्षिका सिंधु को गिरफ्तार कर लिया। उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे के आरोप में गिरफ्तार 3 कर्मचारियों सहित 7 कर्मचारियों को रेलवे ने निलंबित कर दिया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने घटना स्थल का दौरा करने के बाद कहा, 7 कर्मचारियों को कार में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित किया गया है। सीबीआई ने वरिष्ठ अनुभाग अभियंता एसएसआई अरुण कुमार, महेंद्र एसआई मोहम्मद आमिर खान तथा टेक्नीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया था। तीनों को मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से 4 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। जांच में पता चला है कि स्टेशन के उत्तरी सिग्नल पर सिग्नलिंग सर्किट से छेड़छाड़ के कारण दुर्घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के मन में देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ कैदियों की सजा में छूट के संबंध में उनके निर्देशों का अनुपालन के कारण करीब 1 साल की देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए ये टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने बुधवार को निर्देश दिया कि यदि अधिकारी याचिकाकर्ताओं को समय पूर्व रिहाई के लिए सभी लंबित आवेदनों पर 4 सप्ताह में फैसला नहीं करते हैं तो राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव 29 अगस्त को अपनी सुनवाई के दिन कोर्ट में मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की पीठ के समक्ष कहा, अंतिम निर्णय राज्यपाल को लेना होता है। अदालत को राज्यपाल को डेडलाइन देना सही नहीं होगा। इस पर पीठ ने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो करीब 30 वर्षों से परेशान हैं। पिछले 16 मई को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर हमने 3 महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। तब भी प्रशासन ने कई कैदियों की याचिका पर अभी तक फैसला नहीं किया। बरेली जेल में बंद याचिकाकर्ता कैदियों ने बिना छूट के 14 साल से भी अधिक की वास्तविक सजा पूरी
कर ली थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर राज्य चुनाव आयोग और ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, आयोग अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह विफल रहा। चुनाव के बाद राज्य सरकार भी हिंसा नियंत्रण करने में नाकाम रही। सड़कों पर कड़े हालात में अपना काम करने वाले ट्रक चालकों को राहत देने के लिए 1 जनवरी 2025 से ट्रक केबिन में वातानुकूलित प्रणाली एसी लगाना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है। अधिसूचना से संबंधित पक्षकारों ने 30 दिन में सुझाव व टिप्पणियां भेजने को कहा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने की कवायद में 17 जून 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने की कवायद के तहत 17 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की 2 दिवसीय बैठक में पूर्व कांग्रेसी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगी। अब तक 24 दलों ने इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 IPS अधिकारियों के तबादले किए हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक पुनीत द्विवेदी को परिसहाय राज्यपाल के पद पर तैनात किया गया है। आकाश पटेल को परिसहाय राज्यपाल पद से हटाकर मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से संबद्ध कर दिया गया है। फर्जी फर्मों के खिलाफ देश भर में छेड़ा गया जांच अभियान उत्तर प्रदेश में लगभग पूरा हो गया। पहली बार स्टेट GST और सेंट्रल GST के संयुक्त रूप से छेड़े गए अभियान के तहत प्रदेश में करीब 12,000 संदिग्ध फर्मों की जांच की गई, जिसमें लगभग 779 फर्में फर्जी पाई गई, जिसके जरिए 615 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी और फ्रॉड किया गया। ये आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर कार्रवाई करने के लिए शासन ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण करना शुरू कर दिया है। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड्स अनिल कुमार ने कहा कि रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद निलंबन करने और विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल DIG होमगार्ड संतोष कुमार ने सोमवार को अपनी जांच रिपोर्ट में DG BK मौर्य को सौंपी थी। DG ने अपनी संस्तुतियों के साथ इसे शासन भेज दिया था। रिपोर्ट में महोबा में तैनात कमांडेंट को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू करने और मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। मौर्य और मनीष दुबे प्रकरण की जांच चल रही है, जिस पर यह सिफारिश की गई थी। जांच में सामने आया था कि दुबे मोबाइल पर ज्योति से उसके पति आलोक को रास्ते से हटाने की बात कह रहे हैं। पूछताछ में दुबे ने कहा कि वो तलाक की बात कह रहे हैं। केरल की विशेष NIA अदालत ने 2010 में कॉलेज प्रोफेसर TJ जोसेफ के हाथ काटने के सनसनीखेज मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 6 सदस्यों को दोषी ठहराया है। अदालत बृहस्पतिवार को इन सभी को सजा सुनाएगी। PFI के कार्यकर्ताओं ने 4 जुलाई 2010 को इडुक्की जिले के थोडुपुझा में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर जोसेफ का दाहिना हाथ काट दिया था। बरेली के रंगकर्म को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कबीर पुरस्कार से सम्मानित रंगकर्मी व समाज सेवी JC पालीवाल जगदीश चंद पालीवाल का 90 वर्ष की आयु में बुधवार को सुबह 5 बजे दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। परिजन उनका पार्थिव शरीर बरेली के सिविल लाइंस स्थित आवास पर ले आए। शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें अनेकों जाने माने और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। JC पालीवाल की पहचान शहर के समाज सेवी के रूप में रही है। 1961 में सिविल डिफेंस की स्थापना हुई और वह इसके सदस्य रहे। उन्होंने 2006 में आउटस्टैंडिंग रोटेरियन सम्मान दिया गया। शाहजहांपुर जनपद पुलिस ने हरियाणा से अफीम की खेप लेकर जा रहे अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को 5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। उनकी कार की डिक्की में 8 किलो अफीम बरामद हुई। मुखबिर की सूचना पर मंगलवार देर रात करीब 2:10 बजे SOG प्रभारी RP सिंह और सेरामऊ थाने के प्रभारी रोहित सिंह चेकिंग कर रहे थे। शाहबाद हरदोई की तरफ जा रही कार को रोककर तलाशी में कार की डिक्की में 8 किलो अफीम बरामद हुई। इसके अलावा नकदी, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि भी बरामद किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ष 2023-24 में वृक्षारोपण के संबंध में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, स्थानीय निकाय व जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उनका सीधा प्रसारण गांधी भवन प्रेक्षागृह में हुआ। CM ने कहा कि छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण में दिए गए लक्ष्य की जानकारी ली। उन्होंने पार्कों के चारों तरफ, नगर के क्षेत्र में स्थित अमृत सरोवर के चारों तरफ और पौधों को रोपित कर सुंदरीकरण करने के लिए निर्देशित किया। कहा कि छायादार, फलदार व औषधि वाले पौधों को रोपित करें। मंदिरों के आसपास, सड़कों के दोनों ओर पौधों को बृहद स्तर पर रोपित किया जाए। इस मौके पर जनपद शाहजहांपुर के नगर आयुक्त SK सिंह, नगर सह आयुक्त रश्मि भारती, मुख्य अभियंता निर्माण SK अम्बेडकर, महाप्रबंधक जल सौरभ श्रीवास्तव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, मुख्य निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर, सहायक अभियंता जल प्रेमचंद R और पार्षद मौजूद रहे। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले मऊ शामली में मेडिकल कॉलेज का सपना था, जो अब साकार हो रहा है। ये वे जिले हैं जहां पहले लोग जाने से डरते थे। मऊ माफिया के लिए जाना जाता था तो शामली में पलायन का दंश था। इन दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। ये किसी सपने के साकार होने जैसा है।
अब यहाँ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण इलाज भी मिलेगा। सीएम मिशन निरामया के तहत मऊ शामली में निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए MOU और QCI की ओर से नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों की रेटिंग जारी करने के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा 2017 में प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज यूपी में 45 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, 16 अन्य व 14 सरकारी, 2 प्राइवेट में निर्माण कार्य चल रहा है। आज 2 और नए मेडिकल कॉलेजों के लिए MOU हुआ है। उन्होंने कहा कि हम PM मोदी के एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। लखनऊ में वेबसाइट बनाकर फर्जी आधार और पैन कार्ड बनाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 3 और सदस्यों को बुधवार को वाराणसी साइबर क्राइम थाने की टीम ने राजधानी में गिरफ्तार किया। गिरोह के 9 सदस्यों में 2 महीने पहले गिरफ्तार किए जाते हैं। साइबर अपराधी इन वेबसाइटों के जरिए फर्जी आधार व पैन कार्ड बनाकर खाते खुलवाते थे और सिम भी ले लेते थे, जिसका इस्तेमाल साइबर ठगी व अन्य साइबर अपराधों में करते थे। कार के आमने सामने टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा मंगलवार सुबह 6 बजे हुआ। दुर्घटना में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस आयुक्त अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि बस चालक उसे गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हादसे के समय कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसके परकच्चे उड़ गए। सब निकालने के लिए गाड़ी को काटना पड़ा। हादसे में नयन 45 वर्ष, उसकी पत्नी अनीता 40 वर्ष, 2 बच्चे हिमांशु 12 वर्ष, दीपांशु 15 वर्ष, धर्मेंद्र की पत्नी बबीता 35 और बेटी वंशिका 7 की मौत हो गई। धर्मेंद्र 40 और उसका बेटा कार्तिक 8 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती है। बरौदी टूर ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से पंजीकृत इस बस को 15 बार चालान हो चुका है। इसमें से 3 विपरीत दिशा में बस दौड़ाने के हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई इनके खिलाफ ठोस नहीं होती है। इसी कारण ये बड़े बड़े हादसे होकर के पूरे परिवार समाप्त हो जाते हैं। आखिर कब सरकार इसके ऊपर कड़े कानून बनाएगी ताकि लोगों को इस तरीके के हादसों से मौत ना हो और परिवार सुरक्षित रहें।